हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू शाइनिंग विद आशा, जहाँ पर हम बातें करते हैं अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ के बारे में। मैं काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी। अब आप पूछेंगे मैं बिज़ी कहाँ हो गई थी। एक्चुअली मैं कर रही थी आपके न्यू ईयर के लिए कुछ प्लान। यस, हम सब अपने न्यू ईयर के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। सब न्यू न्यू रेजोल्यूशंस ले रहे हैं न्यू ईयर के लिए। सो मैंने सोचा इस साल के लिए मेरा क्या रेजोल्यूशन होगा। सो मैं उसके लिए प्लान कर रही थी, जिससे कि मैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, सो मैं उनको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करा सकूँ अपने चैनल के थ्रू। सो मैंने सोचा है इस दिस ईयर मैं अपने चैनल पर बनाऊंगी वीडियो रिलेटेड टू मनी एंड फाइनेंस। बिकॉज हमें मनी और फाइनेंस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता है हम मनी कैसे कमा सकते हैं, या फिर हम किसी न किसी तरह स्ट्रगल करके मनी कमा लेते हैं, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है ये हमें स्कूल्स में या कहीं भी नहीं कराया जाता है। सो रिलेटेड टू दैट्स मैं बहुत सारे टॉपिक लाने वाली हूँ, जिससे कि आपको रियली बहुत बेनिफिट होगा अपनी लाइफ में, और जिससे आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ होती रहेगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड आई होप आप सबके लिए ये 2021 बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आए। तो चलिए देखते हैं मैं आपके लिए न्यू ईयर पर क्या लेकर आई हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पर्सनल फाइनेंशियल एजुकेशन और पर्सनल फाइनेंशियल नॉलेज। ये हमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स कवर कर रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं आपको ये बहुत ही यूज़फुल लगेगी और बहुत ही वैल्यूएबल लगने वाली है। हमने अपने स्कूल्स कॉलेज में मनी और फाइनेंस के बारे में पढ़ा होता है, लेकिन हम वो पढ़ते हैं सिर्फ अपनी एजुकेशन के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए या फिर अपनी डिग्री लाने के लिए। हमें प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या यूज़ है और हमें कैसे यूज़ करते हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है। हमें क्या बताया जाता है? डू द स्टडी, गेट अ गुड मार्क्स, गेट अ गुड जॉब, अर्न द मनी, लाइफ विल बी सेटल। जो कि पूरी तरह सच नहीं है। अब सच क्या है? ट्रू इज़ दैट अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो आपको एटलीस्ट बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज तो होनी चाहिए, या फिर आपको मनी मैनेजमेंट तो आना ही चाहिए। मेरा फर्स्ट पॉइंट है बाइंग योर फर्स्ट होम। जब हम लोग जॉब स्टार्ट करते हैं और हमारी सैलरी आने लगती है आफ्टर 1-2 ईयर, जो मोस्टली लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचने लगते हैं कि मुझे एक घर बाय कर लेना चाहिए, बिकॉज जो घर है उसका मैं रेंट पे कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट मुझे रेंट बच जाएगा और आगे चलकर मेरे पास एक प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। हम इनिशियली अपने जो सैलरी है या जो अपनी जो मनी है वो इन्वेस्ट कर देते हैं एक घर को खरीदने में, जो हम मोस्टली करते हैं। हियर आई एम टेकिंग अ रियल फैक्ट्स जो हम अपनी लाइफ में करते हैं। हमारी जब जॉब लगती है हम सबसे पहले अपने घर की ही प्लानिंग करते हैं। इवन मैंने भी अपनी लाइफ में यही गलती की है और मैं आपको उसी से सीखकर बता रही हूँ। हम सबसे पहले तब अपने थोड़े भी पैसे इकट्ठे होते हैं, हम सोचते हैं कोई फ्लैट ले लेते हैं या फिर कोई घर लेने का हम प्लान करते हैं, और हम अपनी जो मंथली सैलरी है उसमें से एक अच्छा खासा अमाउंट जो है उसको देने लगते हैं। उसका मीन्स अपने ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसका दूंगी। आई होप आप उससे बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पर बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूँ राम और श्याम का। राम और श्याम को 2 इयर्स हो गए हैं जॉब करते हुए और उनके पास सेविंग है 10 लाख्स की। अब राम अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है अपने 10 लाख्स को म्यूचुअल फंड्स में, और श्याम प्लानिंग करता है एक हाउस लेने की। वो अपनी जो मनी है उसको इन्वेस्ट करता है हाउस लेने में। अब हम देखते हैं कि रियली हाउस बाय करना हमारे लिए इतना वैल्यूएबल होगा जितना कि हम सोचते हैं, बिकॉज हमारी फर्स्ट प्रीफ्रेंस तभी भी हमारे पास थोड़े भी पैसे इकट्ठे होते हैं हमें बाइंग अ हाउस ही होती है। यहाँ पर मैंने दोनों के प्लान्स की पूरी कैलकुलेशन की है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। राम एंड श्याम। राम ने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, जो 10 लाख रुपए उसके पास इकट्ठे हुए थे उनको इन्वेस्ट किया है किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में। एंड श्याम ने प्लानिंग की है घर लेने का। अब उसका जो घर है उसने 50 लाख्स का घर अपने लिए देखा, जिसमें कि 20% उसने डाउन पेमेंट कर दी, जो कि 10 लाख्स जो उसने इकट्ठे किए हुए थे, और 80% जो है उसने बैंक से लोन ले लिया। जो उसकी मंथली ईएमआई है, अब उसको 40,000 रुपीज़ मंथली अपनी ईएमआई देने पड़ रही है, जो कि 1 ईयर में हो जाती है 4,80,000। राइट। अब हम देखते हैं राम ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन श्याम के पास एक एडवांटेज है कि वो उसी घर में रह रहा है, तो उसको रेंट नहीं देना पड़ रहा है। बट यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, वो रेंट नहीं दे रहा है पर वो इंटरेस्ट दे रहा है। राइट। बट राम ने तो म्यूचुअल फंड में
इन्वेस्ट करा है तो रेंट तो उसको अपनी पॉकेट से ही देना होगा। सो मैं इन 10 लाख में से उसके ईयर का रेंट माइनस कर देती हूँ। मंथली मैंने लगा के चलती हूँ 10,000 रुपीज़ वाले घर में वो रह रहा है और 1 ईयर का हो गया 1,20,000। अब उसने इन्वेस्ट किया 8,80,000 उसने इन्वेस्ट कर दिया और मैंने रेंट को ईयरली 5% बढ़ा भी दिया बिकॉज रेंट बढ़ता भी रहता है। अब हम देखते हैं वो अपने पैसे को री इन्वेस्ट करता है 20 ईयर्स तक। आफ्टर 20 ईयर्स उसके पास होते हैं 3,32,04,914 रुपीज़, राइट। अब आप मुझे ये बताइए, शाम के पास जो उसने 50 लैक्स का जो घर लिया था, क्या उसके घर की कीमत आज जितनी होगी 20 साल के बाद? ये मेरा ही एग्जाम्पल है, मैं ट्रू बोलूँ 2013 में मैंने एक फ्लैट लिया था विच इज़ नियर बाई दिस कोस्ट और उसकी कीमत आज उससे कम ही है, ना कि ज़्यादा। मैं मानती हूँ अगर बहुत ही अच्छा मुझे रिटर्न भी मिल रहा होता मेरे घर पे तो शायद वो 1.5 करोड़ का होता। तो अब आप अच्छे से देख सकते हैं कि क्या हमें अपनी जॉब लगते ही कुछ पैसे जब हमारे पास इकट्ठे होते हैं, हमें क्या घर लेना चाहिए या उसको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देना चाहिए जिससे कि हम एक सही टाइम पर एक अच्छा इन्वेस्ट करें और हमें एक अच्छा अमाउंट मिल पाए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको क्लियर करूँगी। अभी मेरा सिर्फ कहने का इतना मतलब है, तभी भी हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हों, हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका लॉन्ग टर्म में हमें कितना फ़ायदा होने वाला है। बिकॉज़ हम बहुत सारे जो हमारे फाइनेंस रिलेटेड डिसीज़न है वो सेंटिमेंट्स में लेते हैं। नाउ माय सेकंड पॉइंट, सेव सेव सेव। यस, एक्चुअली हमने अभी तक यही सुना है कि अगर हम अपनी सैलरी का 10% भी सेव करें तो हमारे लिए इनफ होता है। बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस एंड माई एडवाइस, जितना भी आप कमाते हैं एटलीस्ट उसका 30% आपको सेव करना चाहिए। आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं जो नेसेसरी है अपनी मनी को उसमें एक्सपेंड करिए, बट मनी को वेस्ट नहीं करिए। क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं अर्निंग करना, हमारी इतनी सारी अननेसेसरी की जो मनी को वेस्ट करने की आदत हो जाती है, जैसे कि कोई लेटेस्ट मोबाइल खरीदना है या फिर बाइक खरीदनी है या फिर कार खरीदनी है या फिर हमें एवरी वीक शॉपिंग करनी है। सो अवॉइड द अननेसेसरी शॉपिंग्स एंड वेस्टिंग द मनीज थिंग्स। यहाँ पर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, शायद आपको मैं मोर क्लियरिटी दे पाऊंगी इस टॉपिक के ऊपर। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं अगेन राम एंड श्याम का। राम एंड श्याम दोनों मंथली बहुत ही बेसिक सी सैलरी कमाते हैं जो कि 10,000 रुपीज़ है। अब राम अपनी 10,000 रुपीज़ में से 10% मंथली सेव करता है जिससे कि वो ईयरली सेव कर पाता है 12,000 रुपीज़। और श्याम अपनी मनी को मैनेज करना जानता है। इनिशियली वो अपनी नीड्स पर ज़्यादा ध्यान देता है और अपनी सैलरी से 30% सेव करता है एवरी मंथ जिससे कि ईयरली वो सेव कर पाता है 36,000 रुपीज़। अब आप देख सकते हैं दोनों के अमाउंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। श्याम अपने इस पैसे को इन्वेस्ट करके कुछ सालों के लिए ओनली अपनी सारी वांट्स को पूरा कर सकता है। नाउ माय थर्ड पॉइंट, इमरजेंसी फंड। यस, आप बोलेंगे इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्योंकि हमने इसको कभी भी अपने स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ा है और हमें ये सिखाया भी नहीं जाता है। बट जो हमारे बड़े लोग थे वो इस चीज़ की वैल्यू बहुत अच्छे से जानते थे। वो हमेशा अपने इमरजेंसी फंड की बातें करते थे और हमें भी सिखाते थे। आपने कई बार सुना होगा कि बुरे वक्त के लिए हमेशा हमें कुछ रखना चाहिए। यहाँ पर बुरे वक्त से मेरा मतलब है हमें कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है। लाइक अभी हम जॉब करें, आपने देखा है आजकल कोविड के टाइम पर भी कितने लोगों की जॉब गई है, कितने लोगों को बहुत ही परेशान होना पड़ा है। तो तब हम जॉब करते हैं या फिर हम अपनी अर्निंग कर रहे हैं, एटलीस्ट हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, 6 मंथ, अपने 6 मंथ जितने भी हमारे 6 मंथ में एक्सपेंसेस होते हैं हमें उस फंड को इकट्ठा कर लेना चाहिए अपने बुरे वक्त के लिए या फिर किसी भी इमरजेंसी के लिए। इसमें कुछ भी हो सकता है, हमारी जॉब नहीं रही या फिर हमें कुछ अर्निंग नहीं हो रही या फिर हम कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इनिशियली हमें उससे नहीं कुछ भी रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। इससे बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। बिकॉज जब आपके पास कुछ बैकअप रहता है तो आप मोर कॉन्फिडेंट होते हैं कोई नया स्टेप लेने के लिए। सो अगर आपने अभी स्टार्ट करी है जॉब या फिर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं या फिर आप जिस भी तरह से मनी को अर्न करें, एटलीस्ट 6 मंथ का बैकअप अपना हमेशा से रख के चलिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसमें आपको हेल्प करेगा मेरा नेक्स्ट पॉइंट, बजटिंग बेसिक्स और मेंटेन योर बजट। हमारे स्कूल में हमें बजटिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, बट हमें ये कभी नहीं बताया जाता कि हमें अपनी रियल लाइफ में इसको कैसे यूज़ करना है।
हमें अपने बिल्स कैसे पे करने चाहिए, हमें कब पे करने चाहिए, हमारे जो क्रेडिट्स हैं हमें वो टाइम से पे करने चाहिए। और बहुत सारे लोगों को तो एक बजट बनाना बहुत ही हैसल लगता है। हम अपने जो एक्सपेंस है, अपनी जो सैलरी है, अपनी जो हमारी मंथली अर्निंग है उसके हिसाब से ही करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, हमें कोई ट्रैक ही नहीं रहता है कि हमारी अर्निंग कितनी और एक्सपेंस कितने हो रहे हैं। अगर हम एक बजट बना लेते हैं, रफली बजट, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही कि आप एक एक पाई पाई लिखिए या फिर एक एक रुपया लिखिए। अगर आप इसको लिख सकते हैं तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड। बट एटलीस्ट एक रफली बजट बना सकते हैं कि आप मंथली कहाँ कहाँ पर एक्सपेंड करते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो कहाँ हो रहे हैं और कहाँ पर आप अपनी मनी को सेव कर सकते हो। ये बहुत सारे लोगों को ये बहुत बड़ी हैसल लगती है कि अपना जो ट्रैक रखो कि हम कहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं, फिर उसको मेंटेन करो, फिर देखो। बट इट्स अ वेरी गुड हैबिट्स, और गुड हैबिट्स ही हैं जो हमारी लाइफ को जीने में जीना आसान बना देती हैं और इंजॉयबल होती है हमारी लाइफ। आप हमेशा ये ध्यान रखें, अगर आप बजट बना के चलेंगे या अपने बजट को मेंटेन करेंगे, हमेशा आप ट्रैक रखेंगे कि आप अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं, किस किस चीज़ पे एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं। हमने बहुत बार सुना है, अर्निंग पर ध्यान दो, कैसे कमा सकते हो इस पर ध्यान दो, अगर कमाओगे तो खर्च तो करोगे ही, खर्च नहीं करोगे तो कमाओगे कैसे। ये पूरा सच नहीं है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि अपनी मनी को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसे एक्सपेंड करना है, कहाँ कहाँ उसे एक्सपेंड करना है, आप कभी भी रिच नहीं बन सकते हो। अपनी लाइफ में आप फाइनेंशियल फ्री तभी हो सकते हो तब आप अपनी मनी को मैनेज करना जानते हो और ये जानते हो कि आपको अपनी मनी को कैसे यूज़ करना है। आई नो बजटिंग के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। प्लीज़ ट्राई दिस ईयर एंड गेट अ बेनिफिट ऑफ दिस बजटिंग शेड्यूल। नाउ माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ विच इज़ अगेन वेरी वैल्यूएबल, एंड मैं हर एक टॉपिक के ऊपर आने वाली वीडियो में अलग अलग से एक्सप्लेन भी करूँगी कि कैसे कैसे आप ये चीज़ें कर सकते हैं, सो दैट यू विल गेट अ मोर क्लियरिटी ऑन दिस टॉपिक, एक्चुअली योर financial education or your personal financial education. Fifth point is compounding interest. अब आप बोलोगे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ी है और हमें ये अच्छे से आती है, लेकिन अपने रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं यूज़ करते। और जो लोग इसको यूज़ करते हैं, इसकी पावर को जानते हैं, वो ऑलरेडी रिच हैं या फिर वो रिच बन जाएंगे। दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू। यू कैन बिलीव, अगर हम अपनी मनी के एक छोटे से पार्ट को भी सही जगह इन्वेस्ट करें, कंपाउंडिंग से हमें कितना मिल सकता है, बिलीव नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ, शायद मैं आपको मोर क्लियरिटी दे पाऊँ इस टॉपिक पर, एंड इन कमिंग फ्यूचर मैं इसके ऊपर जरूर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। चलिए मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर राम का। राम के पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि उसको मंथ में, स्टार्टिंग के मंथ में हम उसको 3000 रुपीज़ देंगे। सेकेंड ऑप्शन है एवरी ऑल्टरनेटिव डे हम उसको डबल कॉइन्स देंगे। मंथ के स्टार्टिंग में हम उसको 1 रुपया देंगे, फिर नेक्स्ट डे छोड़कर थर्ड डे हम उसको 2 रुपीज़ देंगे। ऐसे ही ऑल्टरनेटिव डेज पर हम उसको डबल कॉइन्स देते रहेंगे। अगर मैं यहाँ आपको बोलूँ तो आप डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन ही पसंद करोगे कि मंथली 3000 मिल रही है, 1 रुपी क्यों हम लें। बट आपने क्या नोटिस किया, आफ्टर 30 डेज राम के पास जो मनी आती है वो है 10,000 रुपीज़। येस, दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर हम अपनी छोटी सी मनी को भी रेगुलरली इन्वेस्ट करें, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करें, तो हम एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं एक सही इन्वेस्टमेंट के थ्रू। नाउ माई नेक्स्ट पॉइंट इज सीक्रेट ऑफ क्रेडिट्स। यस, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपके क्रेडिट्स की। बहुत ही कम लोगों को पता है कि हमें क्रेडिट कार्ड्स को कैसे यूज़ करना चाहिए, या जो हमारे पास क्रेडिट मनी है हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा टूल है आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसके लिए। लोगों को नहीं पता है जो क्रेडिट स्कोर है उसको मेंटेन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इवन मैं बोलूँगी जो लोग हमें क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं उनको खुद को भी नहीं पता होता है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं क्रेडिट कार्ड के, सो दैट वो हमें अच्छे से उनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं। और हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की है कि क्रेडिट कार्ड से हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। हम में से मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम अर्निंग स्टार्ट करते हैं हम अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं, उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो हम अपना क्रेडिट है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, हम उसको यूज़ कर लेते हैं पर उसका टाइम पे करना हम भूल जाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी बैड। जितनी भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ हैं वो इतना पैसा अर्न कर रही हैं हम लोगों से, सिर्फ हमारी छोटी सी लापरवाही की वजह से या फिर हमारी छोटी सी बैड हैबिट की वजह से। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को सही से यूज़ करेंगे अपने क्रेडिट्स को, तो यू कांट बिलीव कि आप उससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं।
और मैं बोलूँगी आजकल के टाइम में ये एक वरदान है अगर आप इसको यूज़ करना जानते हैं। अगर आप एक अच्छे से क्रेडिट कार्ड को मेंटेन करना जानते हैं, आपका स्कोर अच्छा है, तो इन फ्यूचर भी आपको उसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो पता होती है। एंड अगर आप इन फ्यूचर कुछ लोन लेना चाहते हैं, अपना हाउस लेने के लिए, या फिर अपना कुछ बिजनेस करने के लिए, या फिर आपको कुछ भी मनी की ज़रूरत है, सो दे विल बी कंसिडरिंग यू, बिकॉज आपके पास उनकी हिस्ट्री होती है कि हाउ नाइसली यू आर मेंटेनिंग योर क्रेडिट्स। सो इजीली आप मनी को ले सकते हैं, इजीली आप लोन्स ले सकते हैं। यहाँ पर भी मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आई थिंक यू विल गेट मोर क्लियरिटी। जस्ट लेट्स टेक एग्जाम्पल। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं शाम का। शाम के पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, सो दैट किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में उसकी जो क्रेडिट स्टेटमेंट्स हैं वो इस्टेब्लिश नहीं हुई है, ना ही उसका कोई भी क्रेडिट स्कोर है। अब उसको लगता है कि उसको कार और कोई हाउस लेने का मन है और उसका लोन इजीली अप्रूव हो जाएगा। अब वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाता है, बैंक्स में जाता है और वहाँ पर पूछता है, बट उसकी कोई भी क्रेडिट स्टेटमेंट ना होने की वजह से उसका लोन अप्रूव नहीं हो पाता या उसको लोन में मिलने में डिफ़िकल्टीज़ होती है। एंड दूसरी साइड अगर आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अच्छी है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उसके बिहाफ पे और जो आपका क्रेडिट स्कोर है उसके बिहाफ पे आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा देते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, रूल ऑफ इंश्योरेंस। फ्रेंड, ये जो टॉपिक है इंश्योरेंस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है और आप ही सिर्फ अर्नर है अपनी फैमिली में, सो प्लीज़ मस्ट टेक अ इंश्योरेंस। यस, अपनी लाइफ का इंश्योर आप जरूर करा लीजिए। भगवान ना करे अगर कल को कोई भी कुछ भी हैपनिंग हो जाए, सो आपकी फैमिली एटलीस्ट जैसी लाइफ वो आज जी रही है ऐसी नहीं जी पाई, बट एक बेसिक लाइफ जरूर जी पाए। आपके जो किड्स हैं वो अच्छे से एजुकेट हो पाएँ, उनके जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं वो एटलीस्ट वो चला पाएँ। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी लाइफ को आप हमेशा इंश्योर करें। एंड यस, इसके लिए एक बहुत ही बेटर चीज़ होती है टर्म प्लान। आप अपनी जो मैंने पहले भी बोला है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है और अपने इंश्योरेंसेस को मिक्स नहीं करिए। आप टर्म प्लान्स ले सकते हैं अपनी लाइफ के, कि बहुत ही सिंपल सा प्लान होता है। ओके, लेट्स हैव अ मोर एग्जांपल। आई थिंक यू विल बी गेट मोर क्लियरिटी ऑन दिस पॉइंट ऑल्सो। हम बात कर रहे हैं अपने डिपेंडेंट्स को सिक्योर करने की, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। नंबर 1 टर्म पॉलिसी एंड लाइफ पॉलिसी। टर्म पॉलिसी होती है हमारा लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ पॉलिसी होती है हमारी लाइफ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, जो कि हम मोस्टली लेते हैं। आपने देखा होगा हम लोग प्रीफर करते हैं लाइफ पॉलिसी लेना, जिसमें कि हमारा लाइफ इंश्योर भी हो जाए और हमारा इन्वेस्टमेंट भी हो जाए। बट अकॉर्डिंग टू मी हमें अपने इन्वेस्टमेंट को एंड अपने इंश्योरेंस को सेपरेटली रखना चाहिए। अगर हम टर्म पॉलिसी लेते हैं तो हम प्रीमियम देते हैं 20,000 रुपीज़ पर मंथ। हमारी जो लाइफ कवरेज है वो हो जाती है 60 ईयर्स तक। अगर हमें 60 ईयर्स से पहले कुछ भी हो जाता है तो हमारी कवरेज है, कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, 2 करोड़ रुपीज़। बात करते हैं लाइफ पॉलिसी की, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट भी है और हमारा इंश्योरेंस भी है। हम 20,000 रुपीज़ की प्रीमियम पर ईयर देते हैं अपने 60 ईयर तक, जिसमें कि हमें 50 लैक्स मिल जाते हैं हमारे 60 एज के बाद। और कुछ भी बीच में मिस हैपनिंग हो जाती है तो हमें 25 लैक्स मिल जाते हैं, लाइक हमारी फैमिली को वो पैसे मिल जाते हैं। अब आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं, आपकी 60 की एज तक आपके किड्स ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे, और क्या ये जो मनी आपने अपनी लाइफ के लिए इंश्योर कराई है, अगर कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, क्या उनकी बेसिक नीड्स के लिए वो सफिशिएंट है? उसी के हिसाब से आप अपनी जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको प्लीज़ प्रीफर कीजिए। नाउ मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलूँगी टैक्सेस। यस फ्रेंड, आई नो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग टॉपिक और बहुत सारे लोगों की इसकी नॉलेज नहीं हो सकती है, बट इफ़ यू आर एजुकेटेड, यू आर अर्निंग अ मनी, तो डेफिनेटली आपको टैक्स की एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको रेगुलर अपना टैक्स ज़रूर पे करना चाहिए। इससे भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एंड द लास्ट आप इससे भी बहुत सारे फ़ायदे आप ले सकते हैं। सो अगर आप रियली यू वांट टू गेट अ गुड और बेसिक नॉलेज ऑफ पर्सनल फाइनेंस, तो आप थोड़ी सी नॉलेज टैक्स की भी लेना बहुत ज़रूरी है, कि टैक्स को कैसे पे करते हैं, किस एरिया ऑफ टैक्स में आप आ रहे हैं और कितना टैक्स आपको पे करना चाहिए, आपको कितनी छूट मिल सकती है। ये भी बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एंड आई एम श्योर मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। And the next topic is guard your health insurance. It's extremely important. ये वाला जो टॉपिक मैंने लिया है, इट्स रियली मैंने अपने जो लास्ट के ईयर हैं, नियर बाई 2-3 ईयर्स में मैंने बहुत ही अच्छे से सीखा है इस टॉपिक को। मैंने बहुत ही अच्छे से जाना है कि क्यों ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी
कि आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़रूर लें। सी एक छोटी सी प्रीमियम जाती है फुल ईयर के लिए, एक छोटा सा अमाउंट जाता है फुल ईयर के लिए, लेकिन एटलीस्ट आपकी हेल्थ की जो मेजर चीज़ें हैं, जो मेजर आपको एक्सपेंड करना पड़ सकता है अपनी हेल्थ के लिए, वो उसमें कवर हो जाता है। एंड इट इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट इज़ इंश्योरेंस। आप अपनी कार का इंश्योरेंस जरूर कराते होंगे, या फिर बाइक है या फिर कोई भी व्हीकल आपके पास है, आप उसका जरूर इंश्योरेंस कराते होंगे। आप अपनी कार, बाइक या किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस कैसे कराते हैं? ईयरली आप उसकी कुछ प्रीमियम देते हैं और आपकी जो भी व्हीकल है वो सेव हो जाता है फुल ईयर के लिए। कोई भी एक्सीडेंट हो, आपको उसकी कुछ रिकवरी मिल जाती है। चलिए मैं यहाँ पर भी एक एग्जांपल दे देती हूँ, सो दैट यू विल बी गेट अगेन मोर क्लियरिटी ऑन दिस पॉइंट, बिकॉज मैं चाहती हूँ आप ये बेसिक सी चीज़ें हैं और आप अपने माइंड में ज़रूर रखें, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो लेट्स टेक एग्जांपल फॉर इट। राम ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसको ईयरली प्रीमियम देनी होती है 10,000 रुपीज़, और उसकी मोस्टली जो बड़ी डिसीज़ हैं वो रिकवर हो जाती हैं, और रिकवरी जो अमाउंट है 25 और मोर लैक्स है। अब श्याम ने अपना कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है और अचानक से कुछ मेजर डिसीज़ उसके सामने आ जाती हैं, और ऐसे में वो बहुत ही परेशान हो जाता है। उसको नहीं समझ में आता कि उसको अब क्या करना चाहिए, और वो बहुत ही दुखी हो जाता है। तब तक हमारी नॉर्मल लाइफ चलती रहती है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो हमारा ये अमाउंट है 10,000, हमें लगता है वो सेव हो रहा है। बट तभी भी कोई मेजर डिसीज़ हमारे पास आ जाती है, हम उसमें बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी हेल्थ की कभी प्लानिंग ही नहीं की होती। हम अपनी हेल्थ को इतनी इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हैं। इससे ज़्यादा हम अपने व्हीकल्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। हम अपने व्हीकल का इंश्योरेंस ज़रूर कराते हैं, बट अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस हम बहुत कम कराते हैं। सो प्लीज़, अगर आपने अपना इंश्योरेंस नहीं कराया है अपनी लाइफ का, अपनी हेल्थ का, सो प्लीज़ टेक इट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तब तक हमारी लाइफ चल रही है, हम खुश हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, हम अर्न कर रहे हैं, तब तक सही है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाती है लाइफ में, तो हम बहुत डगमगा जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस या अपनी लाइफ को कवर नहीं कराएं तो ज़रूर से अपनी लाइफ को कवर कीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ हैं, ये हमें तब समझ में नहीं आती हैं, तब हमारे साथ कुछ हैपनिंग नहीं होती है, लेकिन तभी भी कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। ये चीज़ें हमें बहुत ही सही और अच्छे से समझ में आने लगती हैं। सो इट इज़ बेटर हम इन चीज़ों को पहले से ही जान लें, पहले से रियलाइज़ कर लें और टाइम पे कुछ चीज़ों को कर लें। सी लाइफ में हर कदम कदम पर रिस्क है, लेकिन अच्छा है अगर हम उसको कैलकुलेट कर लें और तब अपनी लाइफ जिए, तो हम अच्छे से जी पाएंगे। सो ये थे कुछ पॉइंट जो हमें याद रखने हैं अच्छे से अपनी लाइफ में, और यूज़ भी करने हैं। सिर्फ याद ही नहीं रखने हैं, यूज़ भी करने हैं, अपनी हैबिट बनानी है इनको मेंटेन करने के लिए। सी मनी हमें पावर देती है फ्रीडम की, और जब हमारे पास फ्रीडम होती है सभी खुश होते हैं। हमें फ्रीडम देती है कुछ भी अपनी इच्छाएं पूरी करने की, अपनी डिज़ायर्स पूरी करने की। सो आई थिंक ऑल वॉन्ट्स दिस फ्रीडम एंड पावर, एंड आई होप ये कमिंग ईयर जो है आपके लिए बहुत अच्छा जाए। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड टिल द टाइम बी हैप्पी, लव योर सेल्फ, enjoy your life, take care, bye bye.